वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें वो प्रॉब्लम्स है जो आइदर प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। जनरली इस टॉपिक से ऊपर जो है क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम सिलेक्ट किए गए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर बेसिकली हम देखा जाए तो किस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग डील करने जा रहे हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को किस तरह से हम अचीव करेंगे, ये हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आपके पास क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका सॉल्यूशन। दैट मींस आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि जो राइट हैंड साइड में वो फंक्शन की वैल्यू उसमें है या फंक्शन की वैल्यू जीरो है। तो अगर जीरो होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही क्या हो जाता है, आपका जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। सो आई होप जितने लर्निंग मॉड्यूल में हम लोग ईच एंड एवरी स्टेप देखे हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ हो सकता हो फंक्शन क्या हो सकता है, साइन का फंक्शन हो सकता हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता हो प्रोडक्ट ऑफ क्या हो, एक्स और वाई का फंक्शन हो, या हो सकता हो कॉम्बिनेशन हो एक्सपोनेंशियल के साथ साइन फंक्शन या एक्सपोनेंशियल के साथ एक्स और वाई का फंक्शन, या जो है एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर एम, वाई की पावर एन के साथ क्या कौन सा फंक्शन हो सकता है, साइन फंक्शन हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक स्टेप, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है तो हर स्टेप लिखना आपको जरूरी है। और सॉल्यूशन को किस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये होमोजीनियस का केस है या नॉन होमोजीनियस का केस है। उसके बाद जो वर्किंग रूल होता है जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत होगी, दैट मींस अगर फंक्शन क्या हो, एक्सपोनेंशियल हो, साइन फंक्शन हो या एक्स पावर एम, वाई की पावर एन है, उसके वर्किंग रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे और फाइनली हम लोग अचीव करेंगे एक सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आई होप आफ्टर दिस मॉड्यूल आप जितने जो है आउटकम्स है वो फुल्ली आप क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ये पहला प्रॉब्लम। तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व r माइनस टी प्लस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ हो सकता हो कि आपको बताया जाए कि ये जो एक्चुअली क्या होता है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो है नोटेशन है, जहाँ r की वैल्यू, t की वैल्यू, p की वैल्यू और q की वैल्यू क्या हो जाती है, एक रिक्वायर्ड जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू, जैसे सपोज p की वैल्यू क्या होती है, डेल जेड बाय डेल एक्स। अगर हम बात करें q क्या होता है, डेल जेड बाय डेल वाई। सो आई होप जब हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था वहां पे हम इस नोटेशन को क्या करते हैं, जो है स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे सिंपली आपके पास जो एक्सप्रेशन है, सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो डेल जेड बाय डेल एक्स के टर्म में सारे कोफिशिएंट को लिख सकते हैं, या आप ये जानते हैं कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है। अगर हायर ऑर्डर है दैट मीन सेकंड ऑर्डर का है तो ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो ये आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब r की वैल्यू, t की वैल्यू और p की वैल्यू और q की वैल्यू आपको पता हो। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन के इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो p, q और r और t का रेस्पेक्टिवली क्या होता है, डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं t से। एक और नोटेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पे उसका यूज नहीं है लेकिन हम लोग तब भी लिख लेते हैं, x की वैल्यू क्या होती है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो जनरली ये क्या है, पांच ही फॉर्म है, पांच ही स्टैंडर्ड जो है नोटेशन है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, r लिखा है, t लिखा है, p है और q है। कौन कौन से कोफिशिएंट हमारे पास इन्वॉल्व है, r, t, p और q। तो अगर हमारे पास इस पूरे इक्वेशन को हम पुट कर दे तो ओवरऑल हमारे पास क्या वैल्यू आई, तो हमारे पास यूजुअल नोटेशन अगर पार्शियल डिफरेंशियल के कोफिशिएंट में देखें तो हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम गिवन है। नाउ अगर हम बात करें तो हायर ऑर्डर दिख रहा है क्योंकि सेकंड टाइम डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है तो ईच एंड एवरी टर्म्स के आप ऑर्डर देख लीजिए। तो ये क्या है, ऑर्डर 2 का है, ये भी ऑर्डर 2 है क्योंकि इसमें क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये क्या है, ऑर्डर 1 है और ये क्या है, ऑर्डर 1 है। तो हर टर्म्स का सेम ऑर्डर नहीं है, तो दैट मीन्स हर टर्म्स का ऑर्डर सेम नहीं है, दैट मीन्स होमोजीनियस नहीं है। तो जो होमोजीनियस नहीं होता है वो क्या होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। तो नाउ हम ये आइडेंटिफाई कर लिए कि जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है, हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो अब नॉन होमोजीनियस हम आइडेंटिफाई कर लिए कि ये नॉन होमोजीनियस है। मैं वर्किंग स्टेप बता रहा हूं कि आप माइंड में क्या क्या सोचेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के।
तो अगर हमें ये पता चल गया नॉन होमोजीनियस है, अब ये चेक कीजिए कि राइट हैंड साइड में वैल्यू फंक्शन की जीरो है या कोई कोई कुछ फंक्शन इन्वॉल्व है। तो हमें दिख रहा है राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, फंक्शन जीरो है। दैट मीन्स होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस में हम करते क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो z इक्वल टू सी एफ प्लस पी है, पी निकालने की जरूरत नहीं, केवल हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस में क्या है, जीरो हमारे पास राइट हैंड साइड में वैल्यू है। तो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे आए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो पर्टिकुलर फॉर्म है उसको आप या तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ डी और डी डैश के फॉर्म में लिख लीजिए, और उसके बाद हम स्टैंडर्ड जो फॉर्मुलेशन है जो हमारे पास जो है हम ऑलरेडी जिसको हम लोग जो है लर्निंग मॉड्यूल में देखें कि स्टैंडर्ड नोटेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन से ही हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो आई होप जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आप अपने नोट्स पे भी क्या कर चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं, उससे भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो है कोशिश करें दोनों को जो है सेम करने की कोशिश करें। दैट मीन्स हम यूटिलाइज किस तरह से करें पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको आप कोशिश करें। तो यहां देखेंगे कि सबसे पहले इसको डी फॉर्म में लिख लें, इसको हम लोग कहते हैं डी फॉर्म, या कह सकते हैं आप डी और डी डैश के फंक्शन के फॉर्म में लिख लें। अब क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो किसका हमें पता होता है, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी को हम लोग ने अचीव भी किया था लैग्रांज लीनियर इक्वेशन से, इसको सॉल्व भी किया था। तो ओवरऑल हमें इससे हम कंपेयर करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्या यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि ऑर्डर 2 का इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, दो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यही हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है कि लर्निंग मॉड्यूल में किस तरह से अगर हम सिंपल अगर फैक्टर के फॉर्म में नहीं है तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर के फॉर्म में पहले लिखते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इस फॉर्मुलेशन से हम अलग अलग फैक्टर्स का ए और एम निकालते हैं और इस फॉर्मुलेशन के हेल्प से हम डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ फैक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, या तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर को क्लब कर ले एक साथ, मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा ले और डी माइनस डी डैश एज इट इज रहने दे, और फिर कंपेयर करने की कोशिश करें कि क्या डी माइनस डी डैश दोनों में ओवरऑल कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ जैसे ही डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश, यहाँ भी डी माइनस डी डैश है, यहाँ भी डी माइनस डी डैश है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं दोनों फ्रैक्शन से। तो नाउ हमारे पास क्या हो गया, फैक्टर हो गया इस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो ओवरऑल हमारे पास जो क्वेश्चन था जो उसको हम लोग रिफ्रेश कर लिए किसके हिसाब से, इस फैक्टर के हिसाब से। तो क्या हमारे पास प्रॉब्लम रहा, तो अब केवल जो प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया प्रॉब्लम। नाउ अब हमारे पास लीनियर फंक्शन है, डी माइनस डी डैश है, डी प्लस डी डैश प्लस 1 है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे, और एक फैक्टर के करस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं ए और एम की वैल्यू, और दूसरे फैक्टर के करस्पॉन्डिंग ए और एम की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो इस फैक्टर की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ से कंपेयर करें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, तो ए की वैल्यू तो जीरो यहाँ से दिख रहा है इस फैक्टर के लिए, ए की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि डी माइनस डी डैश माइनस ए होना चाहिए था, तो ए की वैल्यू तो जीरो है। नाउ एम की वैल्यू कंपेयर करें तो डी माइनस एम डी डैश, और यहाँ क्या है डी माइनस डी डैश, तो एम की वैल्यू क्या हो गई 1। यहां पे हमेशा याद रखें कि d माइनस एम डी डैश माइनस ए से कंपेयर करते हैं। यहां पे स्टूडेंट हम अक्सर जो है गलती कर देते हैं प्लस और माइनस को चूज करने में। सिंपली जो एक्सप्रेशन है, जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो क्या है, d माइनस एम डी डैश माइनस ए, उसकी ही कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू और एम की वैल्यू जो है कॉरस्पॉन्डिंग हम लिख लेते हैं। ना अगर फैक्टर सेकंड की बात करें तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले अगर कांस्टेंट की बात करें क्या लिखा हुआ है यहाँ +1, और वहां क्या है माइनस ए, तो माइनस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है -1, यही कंपैरिजन से निकला। अब d माइनस एम डी डैश है तो माइनस एम की वैल्यू क्या है 1, तो m की वैल्यू क्या हो गई -1। तो हमारे पास a की वैल्यू m की वैल्यू इस फैक्टर के लिए, a की वैल्यू m की वैल्यू इस फैक्टर के लिए निकल गया। तो इस फैक्टर के लिए जो सॉल्यूशन है वो क्या लिखते हैं हम लोग, e की पावर ax f y प्लस mx। तो इस फैक्टर के लिए a की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो सिंपली क्या हो गया e की पावर 0 f ऑफ y प्लस x हो गई इस फैक्टर के लिए, और इस फैक्टर के लिए a की वैल्यू -1, तो e की पावर -x, और m की वैल्यू -1 है तो f ऑफ 1 y माइनस x हो जाएगा। तो ये दोनों को क्या करेंगे हम क्लब कर लेंगे, तो फंक्शन
अगर हम फर्स्ट फंक्शन को F1 यूटिलाइज करते हैं तो सेकंड में जो सम करते हैं वो क्या करते हैं, F2 यूटिलाइज करते हैं। तो ए की वैल्यू और एम की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दोनों को हम लोग यूटिलाइज किया और दोनों फंक्शन F1 और इसको F2 नाम दे दिए। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि e की पावर 0x इज नथिंग बट e की पावर 0, दैट मीन्स 1 हो गया। तो ये सिंपली क्या हो गया, आपके पास जो सॉल्यूशन है तो यही आपके पास रिक्वायर्ड और फाइनल सोल्यूशन हो गया। तो सिंपल आप क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, फैक्टर के अकॉर्डिंगली हर लीनियर फैक्टर को ही ए और एम निकाल लेते हैं। किस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से जो आपके पास बॉक्स के फॉर्म में दिया हुआ एक्सप्रेशन, इससे ए और एम जैसे ही निकालते हैं और बाय दिस फॉर्मुलेशन हम डायरेक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेते हैं। अगर आपको प्रूफ करने की कोशिश करें तो हम लोगों ने लर्निंग मॉड्यूल में इसको देखा हुआ है कि इसको किस तरह से जो है हम ये अचीव किए थे। तो यहाँ पे लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन को यूटिलाइज किए थे और फाइनली हमारे पास ये सॉल्यूशन अचीव हो गया था। सो आई होप आपको जो है अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर निकालने की जरूरत होगी तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल उसके वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको पहले ये पता करनी चाहिए कि जो गिवन प्रॉब्लम है वो किस टाइप का प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम में तो ये मेंशन नहीं रहेगा कि आपके पास ये नॉन होमोजीनियस है, इसको आप सॉल्व कीजिए। आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या हायर ऑर्डर है, और हायर ऑर्डर में भी क्या ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डी और डी डैश भी इन्वॉल्व है, और स्टैंडर्ड नोटेशन जो डी का होता है वो क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स, और डी डैश का क्या होता है, डेल बाय डेल वाई। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। पहली बात आपने ये देखा। इसके बाद ये देखा कि जो प्रॉब्लम है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। उससे पहले आप ये देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर है। तो यहाँ दिख रहा है डी का डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, डी स्क्वायर, दैट मीन डेल टू बाय डेल एस स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ये हायर ऑर्डर है। तो ये हायर ऑर्डर हो गया, और अब ये भी जान रहे हैं ये पीडीई का क्वेश्चन है, और साथ ही साथ अब ये जान रहे हैं कि जो हायर ऑर्डर है, जो गिवन प्रॉब्लम है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो अगेन अगर आप ये प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डी स्क्वायर का भी टर्म आएगा, इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो डी का टर्म आएगा। दैट मीन्स आपके पास जो टर्म्स है, सारे टर्म्स एक्सपेंड करने के बाद, जो ऑपरेट करने के बाद, कुछ टर्म्स जो है ऑर्डर 2 का होगा, कोई टर्म्स क्या होगा ऑर्डर 1 का होगा, कोई टर्म्स क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इक्वल जो है ऑर्डर नहीं है सारे टर्म्स का। दैट मीन्स आप सिंपली यहाँ कह सकते हैं ये जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या नॉन होमोजीनियस है। तो नाउ अब आपको ये पता चल गया हायर ऑर्डर है, नॉन होमोजीनियस का केस है। और ये देख लीजिए कि राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन की वैल्यू 0 है या कोई फंक्शन अवेलेबल है। तो राइट हैंड साइड में जैसे देखा आपके पास क्या फंक्शन है, साइन फंक्शन है, ax प्लस बी वाई टाइप में। तो जैसे ही साइन फंक्शन है उसका अकॉर्डिंग रूल क्या आप जो है अपने माइंड में जानते हैं कि साइन फंक्शन जो डी स्क्वायर है वो क्या चेंज करता है, माइनस ए स्क्वायर में। डी डैश का स्क्वायर किस में चेंज करता है, माइनस बी स्क्वायर को रिप्लेस करता है, एंड डी डी डैश को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस ए बी से। यहाँ ए और बी क्या होता है जो हम कंपेयर करते हैं साइन ए एक्स प्लस बी वाई से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये सब थिंकिंग जो है विद इन सेकेंड आपको हो जानी चाहिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस का है और हम वर्किंग रूल क्या है साइन फंक्शन का। नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगेन अब यह दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, तभी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑलरेडी जो है फैक्टर के फॉर्म में है, क्योंकि d प्लस 1 है एक फैक्टर और d प्लस डी डैश माइनस 1 है। तो जो है एक टास्क तो इजीली आपके पास गिवन ही है, तो इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम प्रोडक्ट में होता तो उसको आप क्या करते हैं, फैक्टर में करते हैं, जिस तरह से जो है प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने किया था। पहले फैक्टर बनाया था, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर किए थे और उसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी क्या है, फैक्टर है, तो इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो हम यही फंक्शन क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यही फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करते हैं जो बॉक्स में लिखा रहता है। हमेशा नॉन होमोजीनियस के इसी पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को इसी फॉर्मुलेशन से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट
प्रोडक्ट की बात करें या फर्स्ट लीनियर फॉर्म की बात करें, जिसमें ए और एम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर आप कंपेयर करें माइनस ए को 1 से, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू -1 हो जाएगी। क्या डी डैश का कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, डी डैश का कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं है, तो यानी कि एम की वैल्यू क्या है, 0। तो एक फैक्टर से हमारे पास ए और एम की वैल्यू निकल गई। अब दूसरा फैक्टर को हम लोग एनालिसिस करें, तो दूसरा फैक्टर को एनालिसिस करने के लिए आप माइनस ए को कंपेयर कर रहे हैं -1 से, तो क्या हो गया, ए की वैल्यू 1 हो गई। अब डी डैश का कोफिशिएंट क्या होता है, -m होता है, यहाँ डी डैश का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो -m = 1 होगा, तो m की वैल्यू क्या हो गई, -1। ना वी हैव ए और एम एक पर्टिकुलर केस के लिए जो लीनियर फैक्टर के लिए, और ए और एम दूसरे लीनियर फैक्टर के लिए आ गया। अब इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, हम सम अप करेंगे, क्योंकि इसका जो है इवैल्यूएशन जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, e⁴x फंक्शन y + mx। तो यहाँ फंक्शन अगर f1 यूटिलाइज करेंगे, यहाँ फंक्शन f2 यूटिलाइज करेंगे। सो ए की वैल्यू -1 है, तो e⁻−x फंक्शन m की वैल्यू 0 है, तो इसलिए y + 0x। सेकेंड, अगर आप सर्किल को देखें तो ए की वैल्यू 1 है, तो e⁻x f2 y - x क्यों है, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, -1। इसको सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि y + 0x इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ y। तो नाउ वी हैव अचीव्ड CF। नाउ हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फंक्शन का हमें निकालना है साइन ऑफ x + 2y। तो साइन फंक्शन को ऑलरेडी हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं। साइन फंक्शन हमेशा क्या सर्च आउट करता है कि आपका नीचे d² d' कहाँ है, d' कहाँ है, उसकी वैल्यू पे हम पुट कर लेते हैं, -a² -b² -ab करस्पॉन्डिंग हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है हमें d² ना दिख रहा है, ना d' दिख रहा है, ना d' का स्क्वायर दिख रहा है। हम सिंपली क्या करें, पहले इसको क्या कर ले, प्रोडक्ट कर ले। तो सिंपल प्रोडक्ट हमने कर लिया, तो ये d² + d' + d' -1 आ सकता है, ये आप सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट प्रोडक्ट है d+1 इंटू d + d' -1 का। नाउ अब क्या d² आपको दिख रहा है, d' दिख रहा है, तो वहां पे dd जहां जहां आपके पास वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि d² इज नथिंग बट -a² एंड d' इज नथिंग बट -ab। और ab किससे कंपेयर करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है वही a होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, b होता है। तो जैसे ही हमने लिखा रखा d² की जगह -1, d' की जगह -2, क्योंकि क्यों -1 -2, क्योंकि x का कोफिशिएंट अगर बात करें तो यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, 2 है। किससे, साइन ax + by से अगर कंपेयर करें, अगर इससे कंपेयर करें तो आपके पास a की वैल्यू और b की वैल्यू अवेलेबल हो गई। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर लिया, d² की जगह -a², तो दैट मीन -1 का स्क्वायर, दैट मीन -1, d' की जगह -ab, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो 1 × 2 2 और माइनस साइन है ऑलरेडी। तो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो अभी भी हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक फंक्शन d' ऑलरेडी इन्वॉल्व है अभी तक। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। नाउ अब हमारे पास जो रिमेन रहा वो क्या हुआ, d' -4, और ऑपरेट किस पे करना है, साइन x + 2y। साइन फंक्शन हमेशा d² सर्च आउट करता है, d' सर्च आउट करता है, d' का स्क्वायर सर्च आउट करता है। वो अभी है नहीं, यहाँ एक लीनियर फंक्शन है। लेकिन क्या इसको ऐसा बनाया जा सकता है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो d' + 4 से आप क्या करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। ना इससे क्या फायदा हो जाता है, जैसे d' + 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ d' -4 और d' + 4, यह क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, और सिंपली d' का होल ऑफ स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। और d' का स्क्वायर जैसे ही जनरेट हुआ, हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं -b² से।
तो ये क्या हो गया, डी डैश स्क्वायर माइनस 16, डी डैश स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर सकते हैं माइनस 2 स्क्वायर से, दिस इज नथिंग बट माइनस 4, तो डी डैश स्क्वायर की जगह हम क्या कर ले माइनस 4, और देख ले नीचे फंक्शन जीरो तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ माइनस 4 माइनस 16 एक कांस्टेंट वैल्यू है अदर देन जीरो, तो हमारे पास जो वैल्यू है नीचे का फंक्शन वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, क्योंकि जो नया फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी डेवलप हो गया है वो डी डैश प्लस 4, उसका ऑपरेट किससे करेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस टी वाई से, जो कि क्या है, डी डैश मीन्स जो है सिंपली डिफरेंशिएट पार्सली विथ रेस्पेक्ट टू वाई। सो लीनियर बाय लीनियर प्रॉपर्टी से डी डैश प्लस 4 को ऑपरेट कराना था, तो डी डैश साइन ऑफ एक्स प्लस टी वाई प्लस 4 टाइम साइन ऑफ एक्स प्लस टी वाई। नाउ इसका क्या मीनिंग है, डी डैश ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस टी वाई, दैट मीन्स डी डैश इज नथिंग बट डेल बाय डेल वाई, यानी कि इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और फिर एक्स प्लस 2y का भी हम चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम जो है आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y। So now this is our particular integral. तो आई होप आपको अगर साइन फंक्शन है तो किस तरह से डील करते हैं, अगेन हमेशा डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर और डी डी डैश की टर्म को नीचे जनरेट करते हैं। तो अगर ऑलरेडी रहता है तो पहले हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी से, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं कि क्या अभी भी स्टिल डी और डी डैश का कोफिशिएंट है या नहीं। अगर रहता है, लीनियर फैक्टर रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, और फाइनली हमारे पास डी डैश स्क्वायर या हो जाता है या डी स्क्वायर जो है जनरेट हो जाता है, और सिंपली हम क्या कर लेते हैं, हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, या सिंपली अगर 1/d जनरेट होता तो आप सिंपली क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये मेथड है, इस मेथड से इस मेथड, इस स्टेप से इस स्टेप में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली डी डैश प्लस 4 से हम ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। या एक चीज और भी किया जा सकता था कि अगर आप क्या करते, डी डैश से केवल जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, क्या उससे सॉल्व होता प्रॉब्लम। तो होता क्या, ऊपर तो डी डैश होता, नीचे क्या हो जाता है, डी डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश हो जाता, इसलिए वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि हमेशा डी डैश स्क्वायर के टर्म को जनरेट करने, तो लेकिन होता क्या, माइनस 4d डैश स्टिल रिमेन रह जाता। जैसे ही माइनस 4d डैश स्टिल रिमेन रहता, तो फिर से ये प्रॉब्लम अभी भी स्टिल रिजॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो है इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, जिससे कि सिंपली डी डैश स्क्वायर जनरेट हो जाए या डी स्क्वायर जनरेट हो जाए। यहाँ पे अगर एक प्रॉब्लम यहाँ ये भी हो सकता था कि अगर यहाँ पे ये जीरो हो जाता, कि ये जो 20 ना आके अगर जीरो हो जाता, तो हम कहते ये टेस्ट फेल है। और ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो होमोजीनियस केस में या नॉन होमोजीनियस में, कि टेस्ट अगर फेल होता है तो हम या तो x से मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंशिएट करते हैं, या उसको जनरल मेथड से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो आई होप आपको नॉन होमोजीनियस का केस में किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल और CF निकाल रहे हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now coming to the next problem, we have to solve this particular partial differential equation. Now अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, एक कांस्टेंट वैल्यू भी है, और x और y का एक लीनियर फॉर्म भी है। तो दैट मीन्स हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, अगर हम CF की बात करें तो सिंपली लीनियर फॉर्म में है, तो ये तो इवेलुएट हो जाएगा। अगर PI की बात करें तो हम होल ऑपरेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल का वर्किंग रूल अलग है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे, और इसको आप क्लब कर सकते हैं, एक साथ इसको हम क्लब कर सकते हैं, और इसको हम लोग किसके फॉर्म में ब्रेक करेंगे, या आप कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे, x की पावर m y की पावर n का रूल लगा सकते हैं। तो अगर जब भी कांस्टेंट वैल्यू 4 + 3x + 6y है, इसको इस टाइप का अगर फंक्शन दिखे, तो यहाँ जनरली हम लोग क्या करते हैं, x की पावर m y की पावर n लगाते हैं। लेकिन अगर केवल कांस्टेंट होता, केवल 4 होता, तो इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, 4 × e की पावर 0x भी यूटिलाइज कर सकते थे, 0x + 0y भी यूटिलाइज कर सकते थे, 4 एज इट इज होता। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का, जिस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ऑल ओवर आइडिया इतना पता चल गया होगा कि एक्सप्रेशन के हिसाब से हमारा वर्किंग रूल किस हिसाब से अचीव करे कि हम सॉल्यूशन की तरफ टेंड कर जाए। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अलग रूल लगाएंगे, और इसको क्लब कर लिए 4 के साथ, तो 4 + 3x + 6y को किसके साथ कंपेयर करेंगे, x की पावर m y की पावर n। कंपेयरिंग इन द सेंस जो वर्किंग रूल है वो क्या होना चाहिए, x की पावर m y की पावर n। दैट मीन्स जो फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे,
इन्वर्स करेंगे तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे और सिंपली क्या कर देंगे, उसका हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन +4 + 3x + 6y को एज इट इज रहने दें और फंक्शन का बाइनोमियल करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं सॉल्व करने का। तो सबसे पहले ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। आई होप आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिख लेता हूँ और वो आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो यही आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। इसको आप सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप लिखेंगे, जिस तरह से प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था। ईच एंड एवरी स्टेप को लिखेंगे, क्यों ए की वैल्यू और एम की वैल्यू आप किसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं और जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है। तो ईच एंड एवरी स्टेप लिखने के बाद फाइनली आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वो e⁻x f1y-x प्लस e⁻3x f2y-2x हो जाएगा। यहाँ से दिख भी रहा है आपके पास ए की वैल्यू भी दिख रही है, ए की वैल्यू भी दिख रही है और d - md' - a से ही कंपेयर करते हैं। तो आई होप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इजीली लिख सकते हैं। नाउ हम क्या बात करते हैं, जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सबसे पहले हम e⁻x + 2y को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, 4 + 3x + 6y को। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्योंकि इसका वर्किंग रूल अलग होता है और इसका वर्किंग रूल को हम किसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, x�म y⁻n से निकालेंगे। तो यहाँ अगर आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन में ये d + d' है और ये 2 + 2d' है, क्योंकि जो है कंपेरिजन हम किससे करते हैं, d - md' - a से करते हैं। इसलिए हमारे पास जो d' है और ये क्या है, 2d' है। तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले e⁻x + 2y का निकालेंगे और प्लस 1/d + d' - 1 d + 2d' - 3 किस पे ऑपरेट कराएंगे, 4 + 3x + 6y पे ऑपरेट कराएंगे। तो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग ने क्या किया, स्प्लिट कर लिया दो फंक्शन के फॉर्म में। तो अब इसका हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग P1 मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। तो पहले P1 निकाल लें, उसके बाद P2 निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, हम एड अप कर देंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया होगा क्यों हमने स्प्लिट किया। इसलिए स्प्लिट किया क्योंकि एक्सपोनेंशियल का वर्किंग रूल अलग होता है और लीनियर फंक्शन का वर्किंग रूल अलग होता है। और लीनियर फंक्शन को हम लोग किस तरह से ब्रेक करते हैं, जो वर्किंग रूल कौन सा वर्किंग रूल लगाते हैं, जो x⁻m y⁻n का वर्किंग रूल। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते हैं, आप जो है अपने नोट्स में देख रहे होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम d को रिप्लेस करते हैं a से और d' को रिप्लेस करते हैं b से, और कंपैरिजन किससे करते हैं, e⁻ax + by से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है, y का कोएफिशिएंट 2। तो सिंपली d की वैल्यू 1 पुट कर दें, d' की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर कांस्टेंट वैल्यू 0 होती है तो हम कहते हैं ये टेस्ट फेल है और उसके करस्पॉन्डिंग हम जनरल रूल लगाते हैं, या फिर हम x से मल्टीप्लाई और फिर फर्दर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हुए चले जाते हैं। यहाँ सिंपली d की जगह 1 और d' की जगह आप 2 पुट करके देखें क्या आ रहा है वैल्यू। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई 4, अदर मीन्स 0 नहीं आई, दैट मीन्स यही आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो हमने P1 को सॉल्व कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट P2? P2 को सॉल्व करने के लिए अगेन हम किसको यूटिलाइज करेंगे, x⁻m y⁻n को यूटिलाइज करेंगे। तो नाउ अब हमारे पास जो ऑप्शन क्या अवेलेबल है, x⁻m और y⁻n का वर्किंग रूल अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर आप इसको ब्रेक भी कर ले तो क्या होगा, या तो d स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, d' स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, d' के टर्म आएंगे, कांस्टेंट टर्म आएगा, d का टर्म आएगा, d' का टर्म आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू उससे कंपेयर कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसको भी ऊपर लेके चले जाएं, इसको भी ऊपर लेके चले जाएं, दैट मीन्स माइनस माइनस, और एक एक कोऑपरेट करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स जो भी गिवन प्रॉब्लम है इसके बहुत सारे वेज हैं। तो बेस्ट तरीका आप क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो आप फैक्टर को ओपन कर दें और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको हम क्या कर ले, जो है कॉमन ले लें, और फिर सारे टर्म्स को हम क्या करें 1 + x⁻n से, या आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में 1 + x⁻−1 के को ऑपरेट करके हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। या हम जो एक अनदर वे क्या है, हर टर्म्स जो जो जितने फैक्टर हैं उसको हम करस्पॉन्डिंग
पावर -1 में ले जाए। तो अगर -1 में ले जाए तो यहाँ भी हम क्या करना पड़ेगा, 1 + x बनाना है, तो यहाँ -3 कॉमन लेंगे और इस फैक्टर में क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। तो हम लोग ने क्यों इस तरह से हम हमेशा करते हैं, कांस्टेंट टर्म क्यों इक्वेट करते हैं, कॉमन लेते हैं, क्यों 1 + x के फॉर्म को हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ अब दोनों को हम क्या कर ले, ऊपर लेके चले जाए, तो ओवरऑल -1 यहाँ भी है, -3 यहाँ है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, ये आप बाहर ले सकते हैं और ऑपरेट आप किस पे करेंगे, 1 - d + 2 ऊपर ले जाके -1 के साथ। नाउ जो गिवन प्रॉब्लम है वो अभी प्रॉब्लम इन द सेंस क्या है, आपके पास 1 + x की पावर n। तो बाइनोमियल और एक्सपेंसेस से हम लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं अपने लर्निंग मॉड्यूल में, किस तरह से जो x की पावर m और y की पावर n को खोलते हैं हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सब टर्म आएंगे, यहाँ x की वैल्यू क्या है, d + 2d-3, इसमें पर्टिकुलर इसमें x की वैल्यू क्या है, d + d', इससे कंपेयर करते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या सॉल्व करना है, अगर हम x की बात करें तो यहाँ क्या होगा, d + 2d'3, यहाँ क्या होगा, d + 2d'3 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हम जानते हैं डी स्क्वायर का मीनिंग क्या जानते हैं, del2z/del(x²). तो सबसे पहली बात, जो आपके पास जो फैक्टर है ये कहाँ कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन सिंपल डी की बात करें, हम सिंपली हम डी निकालें, डी इन द सेंस del/del(x) निकालेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी 3। लेकिन अगर जैसे ही हम d2 कर दें तो दैट मीन्स एक बार और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार किए तो 3 आया, तो एक बार और करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि d2 ही वैनिश हो गया। तो d2 वैनिश हो गया तो d3 d4 d5 सारे के टर्म वैनिश हो गए। सिंपली हम d' की बात करें तो वैल्यू क्या आएगी 6, क्योंकि एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि d को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, del/del(x) से, और d' को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, del/del(y) से। तो दैट मीन्स एक बार और d' स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, del2 दिस फंक्शन अपॉन del(y²), 2 बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो एक बार किए तो आया 6, इसका दोबारा करेंगे y के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स केवल d का ही टर्म निकल आपको वैल्यू देगा, d' का ही टर्म वैल्यू देगा, d स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, d स्क्वायर 0 तो d3 d4 सारे टर्म 0 होंगे। सिमिलरली d' स्क्वायर 0 हो गया तो d' का होल क्यूब भी 0 होगा, d' का होल 4 भी 0 होगा, तो सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। दैट मीन्स जो ऑपरेट है ये क्या होगा, 1 + nx यहीं तक जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप x स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास टर्म क्या क्या मिलेगा, d का टर्म मिलेगा, d स्क्वायर का टर्म मिलेगा, d' का स्क्वायर का टर्म मिलेगा, और साथ ही साथ एक और टर्म मिलेगा d × d'। सो अगर ये भी हम लोग टर्म निकाल के देख ले कि d × d' क्या होगा, तो d की वैल्यू क्या है 3, इसका फर्दर d' करेंगे तो अगेन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो दैट मीन्स d' भी क्या हो जाएगा 0 हो गया, d' भी क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि d क्या है 3 है, d' कर रहे हैं तो वह वैल्यू क्या है 0। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं d' की वैल्यू क्या है 6, इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो d' भी 0 हो गया। तो अदर देन हायर डिग्री टर्म मीन्स अगर लीनियर फॉर्म तक ही वैल्यू आ रही है, हायर डिग्री टर्म या d स्क्वायर d' जहां भी ऑर्डर 2 का हो रहा है वो सारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ एक ही टर्म्स तक क्या करेंगे, आप इसको एक्सपेंड करेंगे। सिमिलरली जिस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे एक टर्म तक, इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर इसको हम ऑपरेट करेंगे और फिर देखेंगे कि वैल्यू हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो सिंपली अदर टर्म क्या हो गया 0 हो गया और एक टर्म तक ही एक्सपेंड की, और ये हम जानते हैं कि जब भी 1 - x की पावर -1 होता है तो सारे टर्म्स क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। अब रख के भी देख ली, n की वैल्यू अगर माइनस है और x की वैल्यू भी माइनस है, सारे टर्म्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेट है वो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 + 3x + y, और d + 2d' को हम किससे ऑपरेट कराएंगे, 4 + 3x + y। तो d का ऑपरेशन हम जानते हैं क्या होता है 3, d' का ऑपरेट क्या होता है 6, सिंपली क्या हो जाएगा 3 + 2 टाइम्स 6 / 3। सो ओवरऑल हमारे पास d + 2d' को अब क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो d ऑफ 4 + 3x + 6y क्या हो जाएगा 3,
एंड प्लस ट्वाइस टाइम डी डैश, तो ट्वाइस टाइम डी डैश इज नथिंग बट क्या हो जाएगा 6 और डिवाइड बाई 3, तो 3 प्लस 12 दैट मीन्स 15/3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 15/3 दैट मीन्स 5 और 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9। नाउ 9 प्लस 3x प्लस वाई को किस पे ऑपरेट करना है आपको 1 माइनस डी प्लस डी डैश की पावर -1। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि जो भी ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं हम एक एक टर्म को क्या करते हैं ऑपरेट करते हुए चले जाते हैं। तो एक टर्म हमारे पास की वैल्यू आ गई 9 प्लस 3x प्लस वाई। नाउ अब हम किस पे ऑपरेट कराएंगे 1 माइनस डी प्लस डी डैश को ऑपरेट कराएंगे। तो अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे एक ही टाइम्स तक ऑपरेट कराएंगे क्योंकि डी प्लस डी डैश का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, उसमें सारे टर्म्स क्या होंगे डी स्क्वायर के टर्म होंगे, डी डैश का स्क्वायर का टर्म होगा और साथ ही साथ डी डी डैश का टर्म होगा, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली एक टाइम तक एक्सपेंड करेंगे। तो सिंपली एक टाइम तक एक्सपेंड किया और सिंपली हम क्या करें ऑपरेट करा दें। तो वन टाइम तक जिस तरह से हम एक्सपेंड किए तो डी प्लस डी डैश ही रहा। अब हम सिंस यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या था 4 प्लस 3x प्लस 6y है, तो 4 प्लस 3x प्लस 6y को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया था 9 प्लस 3x प्लस 6y, तो 9 प्लस 3xy को क्या करेंगे 1 पे ऑपरेट कराएंगे, तो एज इट इज 9 प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। और अब हमारे पास d ऑफ 9 प्लस 3x प्लस 6y, तो d ऑफ दैट मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा 3। नाउ डी डैश ऑपरेट कराएंगे तो सिंपली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन होगा और वो क्या हो जाएगा 6। तो नाउ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया 3x प्लस 6y डिवाइड बाई 3, तो क्या हो गया आपके पास x प्लस 2y हो गया और यहां से 6 प्लस 3 प्लस 9, तो ओवरऑल क्या हो गया 18/3, तो ओवरऑल क्या हो गया 6 हो गया। तो आई होप जो भी लीनियर फंक्शन होता है या x पावर और y की पावर होता है उसको हम लोग क्या किससे एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं। तो बाइनोमियल के लिए कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं हम कॉमन लेते हैं और सिंपली क्या करते हैं हम पावर में ले जाते हैं। और कहां तक एक्सपेंड करते हैं जहां तक टर्म्स क्या की वैल्यू एग्जिस्ट हो, जहां तक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स जहां 0 होगा उससे अदर टर्म्स या हायर टर्म्स क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली यहां भी हम केवल क्या किए एक्सपेंड ओनली वन टर्म। तो यहां जैसे हम लोग एक्सपेंड अप टू वन टर्म ही किए क्योंकि 1 प्लस डी डैश ही रहने दिए और नेग्लेक्ट कर दिए हायर टर्म्स को। आप यहां कह सकते हैं ओवरऑल देखा जाए तो 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स 1 टर्म्स इन द सेंस 1 प्लस nx तक हम एक्सपेंड किए और अदर टर्म्स क्या कर लिए नेग्लेक्ट कर लिए। क्यों नेग्लेक्ट कर लिए क्योंकि डी प्लस डी डैश का होल ऑफ स्क्वायर होता है nx टर्म, तो होल ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स टर्म्स क्या क्या होते हैं डी स्क्वायर होता है डी डैश स्क्वायर होता है डी डी डैश का जो है फंक्शन होता है। तो ओवरऑल यहाँ लीनियर फंक्शन है तो एक ही बार जो है डिफरेंशिएशन इसका एग्जिस्ट है, हायर टर्म्स क्या हो गया वेनिश हो जाता है, इसलिए हम लोग एक्सपेंशन उसी के अकॉर्डिंग लेके करते हैं। सो आई होप आपको टर्म्स के हिसाब से किस तरह से x की पावर होता है उसको हम लोग किस तरह से डील करते हैं और साथ ही साथ जो फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट किया था तो ओवरऑल ये पी आई हमारे पास ये क्या है P2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई क्योंकि हमने स्प्लिट किया था फंक्शन को, तो ओवरऑल P2 आ गया और P1 हम ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से निकाल चुके थे। तो ओवरऑल पी आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास P1 प्लस P2 की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी e की पावर x प्लस 2y बाई 4 और P2 की वैल्यू हम लोग जस्ट निकालें, इन दोनों को एड अप ही करेंगे तो ओवरऑल पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। सो नाउ दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल और जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया आपके पास, तो z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सी एफ रखेंगे यहाँ पी आई की वैल्यू रखेंगे, वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। Now coming to the next problem. Now we have to solve this particular partial differential equation. तो now अगर आप राइट हैंड साइड की बात करें क्योंकि अगर हम बात करें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का तो इसको आप निकाल सकते हैं इजीली। अगर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो आपके पास फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर का फंक्शन का प्रोडक्ट है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का। लेकिन लर्निंग मॉड्यूल में हम लोग ने देखा था ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का अगर ऑपरेशन किसी के साथ फंक्शन होता है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई शिफ्ट हो जाता है और डी की जगह क्या हो जाता है डी प्लस ए एंड डी डैश की जगह क्या हो जाता है डी डैश प्लस बी हो जाता है। और इसको हम लोग फिर जो है ऑपरेट जो फंक्शन है हमारे पास लेट से एफ ऑफ एक्स वाई इस पर हम ऑपरेट करा देते हैं, यही होता है। लेकिन यहाँ फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर के साथ क्लब है साइन फंक्शन का,
तो इसको हम लोग किस तरह से डील करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो आई होप आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, लीनियर फॉर्म में आप ब्रेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, जिस तरह से लीनियर फॉर्म में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जानते हैं लिखने का तरीका। तो जैसे ही आप लीनियर फैक्टर करेंगे, फैक्टर इसका d माइनस टू डी डैश और d प्लस थ्री डी डैश हो जाएगा, सिंपल फैक्टर है आपके पास। और फिर जैसे ही फैक्टर पता चल जाता है तो हम हर लीनियर के क्रॉसपॉन्डिंग a और m की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम फंक्शन की वैल्यू देते हैं। तो यहाँ दिख रहा है दोनों में कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, इसलिए e की पावर 0x और यहाँ भी e की पावर 0x हो गया, और फिर m की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, सिंपली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है। नाउ अगर हम बात करें पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई और ऑपरेट किस पे करना है, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर का। तो नाउ बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि अब ऑपरेशन जो है हमें करना है, ऑपरेट करना है इस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का। क्या हम लर्निंग मॉड्यूल में देखें कि e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई हो और कोई भी फंक्शन है तो उसका हम सिंपली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले ये बात है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो केवल एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे और सिंपली हम e की पावर एक्स के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या लगाया जाता है, अगर आइलर फॉर्मूला आपको याद है, e की पावर आई एक्स क्या होता है, cos x प्लस आई साइन एक्स। तो ये इसको हम लोग कहते हैं आइलर फॉर्मूला। तो e की पावर आई एक्स क्या होता है, cos x प्लस आई साइन एक्स। अगर हम बात करें x की जगह रिप्लेस कर दे x प्लस आई वाई से, क्या होगा, मीन्स x को हम रिप्लेस कर दे x प्लस वाई से। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन ऑफ x प्लस वाई चाहिए। तो इस फॉर्मूला जो है कहाँ चेंज हो जाएगा, जहां x है वहां x प्लस वाई हो जाएगा। सो नाउ इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम रिप्लेस कर दे इस फंक्शन से, और बाद में जो सॉल्यूशन है उसका हम इमेजिनरी पार्ट ले लें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइन फंक्शन जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है किसका, e की पावर आई ऑफ x प्लस वाई का। दैट मीन्स हम ऑपरेशन इसका करेंगे, क्या लिखेंगे कि हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को e की पावर आई एक्स प्लस वाई में ब्रेक कर लें, और जहां इमेजिनरी पार्ट है वही आपको क्या करना है, जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में वही आपको चूज करना है। तो दैट मीन्स जो ये प्रॉब्लम है रिड्यूस हो गया किसमें, तो ना प्रॉब्लम रिफ्रेज हो गया, रिवर्ड हो गया, आप कह सकते हैं रिवर्ड हो गया। रिवर्ड इन द सेंस जो है नया प्रॉब्लम बन गया। अब आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल इनटू एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग लर्निंग मॉड्यूल में देखे हैं कि एक्सपोनेंशियल को हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं। एक्सपोनेंशियल को हम लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं कि इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। e की पावर आई एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, d और d डैश जो है रिप्लेस हो जाएगा, दैट मीन्स शिफ्ट हो जाएगा, और ऑपरेट किस पे करेंगे, सिंपली हम एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे। और फाइनली ये जो टर्म्स लिखा हुआ है इसकी एक मीनिंग क्या है कि जो भी आप ऑपरेट करते हुए चले जाएंगे, जो फाइनल है, फाइनल में जो भी वैल्यू आएगी उसका आप क्या करेंगे, केवल इमेजिनरी पार्ट लेंगे। क्यों इमेजिनरी पार्ट लेंगे, क्योंकि साइन फंक्शन जो है इमेजिनरी पार्ट होता है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आई टाइम्स एक्स प्लस वाई का। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपली पहले जो है इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, सबसे पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे किसमें, e की पावर आई एक्स प्लस वाई का। सो आई होप आपने नोट्स में जो है ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हैं जो केस है हम लोगों ने डील किया था, जब फंक्शन प्रोडक्ट हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, उसको किस तरह से जो है वर्किंग, उसका किस तरह से जो वर्किंग रूल होता है उसको हम लोग यहाँ क्या सिंपली अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या हमें निकालना था, एक्सपोनेंशियल ऑफ आई एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर को, या तो हम सिंपली हम क्या करें, स्प्लिट करें, e की पावर आई एक्स वाई को स्प्लिट कर दो, d को d प्लस ए और d डैश को क्या कर सकते हैं, d डैश प्लस बी में रिप्लेस कर दें, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन विच इज इक्विवेलेंट टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या निकाल लें, इसका इमेजिनरी पार्ट e की पावर आई वाई का निकाल लें। तो e की पावर आई वाई से जैसे शिफ्ट होगा तो d की जगह, तो अगर हम कंपेयर करें तो d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस जीरो से रिप्लेस करेंगे, और d डैश को किससे रिप्लेस करेंगे, d डैश प्लस y का कोफिशिएंट क्या है, i है।
तो डी डैश को आप सिंपली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं डी डैश प्लस आई से, या आप सिंपली कह सकते हैं डी डैश को रिप्लेस कर दे आई से। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, डी स्क्वायर को एज इट इज यहाँ रहने दिए, जहां डी डैश था उसकी जगह हम लोग क्या पुट कर ली, आई पुट कर ली। तो दैट मीन्स जो ओवरऑल हमें पूरा को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या कर ले, इमेजिनरी पार्ट ई की पावर आई वाई से हम क्या कर ले, इसको कंपेयर कर ले। तो जहां डी डैश है वहां सिंपली हम क्या पुट कर दे, आई। तो जहां डी डैश था यहाँ सिंपली हम क्या पुट कर लिए, आई। यहाँ डी डैश का स्क्वायर था, ये सिंपली पुट कर लिए आई का स्क्वायर। तो ओवरऑल हम वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस विच इज इक्विवेलेंट टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आई वाई। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो नाउ वन बाय वन हम क्या करते जा रहे हैं, स्प्लिट करते हुए चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले ई की पावर आई वाई को स्प्लिट किया, और हम ऑपरेट किस पे कराएंगे अब, एक्स स्क्वायर ई की पावर आई एक्स को। तो ई की पावर आई वाई को रिप्लेस किससे कर दिए, डी की जगह तो हमने डी ही रहने दिया, और डी डैश की जगह क्या पुट कर लिया, हम आई पुट कर लिए। तो डी डैश की जगह क्या पुट कर गया, आई पुट कर गया। तो नाउ अब हमें क्या पुट करना है, अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है, ई की पावर आई एक्स है। अब ई की पावर आई एक्स को भी हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो ई की पावर आई एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, आउटसाइड ऑफ द स्प्लिट करेंगे, दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ द ऑपरेटर हो जाएगा। तो ई की पावर आई एक्स को स्प्लिट करने जा रहे हैं आप लोग। अब नाउ केवल क्या है, फंक्शन केवल डी का है, तो डी को किस पे रिप्लेस कर देंगे, डी प्लस आई से रिप्लेस कर देंगे। तो नाउ ओवरऑल वन बाय वन स्प्लिट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, वन अपॉन डी प्लस आई। डी प्लस आई का स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर है, तो डी को तो स्प्लिट कर दिए किसमें, डी प्लस आई में। तो जैसे ही डी को डी प्लस आई में स्प्लिट किया तो ओवरऑल डी प्लस आई का होल स्क्वायर, डी की जगह हमने फिर से क्या है, डी प्लस आई है, फिर आई एज इट इज है 6 है। इसको क्या करें, एक्सपेंड कर लें, और फिर हम किस पे ऑपरेट करा देंगे, एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करा देंगे। तो नाउ अब ये सिंपल ऑपरेट कराएंगे किस पे, एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट कराएंगे। एक्स स्क्वायर को ऑपरेट कराने के लिए क्या करते हैं, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। तो क्या करेंगे, 4 को पहले कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3 आई डी बाई 4 हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे हम, रिवर्स ले जाएंगे, मीन्स ऊपर लेके चले जाएंगे। तो नाउ अब जो फॉर्मुलेट है हमें क्या करना है, इसको 1 प्लस एक्स की पावर एन की तरह से यूटिलाइज करना है। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन को यूटिलाइज करेंगे, जो हम लोग देखे हुए हैं कि एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन को किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑपरेट किस पे है, एक्स स्क्वायर पे। तो टर्म्स अगर हम निकालने की कोशिश करें, डी एक्स स्क्वायर निकाले तो क्या आ जाएगा, 2x निकाल आएगा। डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकाले, दैट मीन्स एक बार और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 2। डी क्यूब जैसे ही निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और डी ही निकलेगा, डी डैश अगर बात करें, डी डैश की बात करें, डी डैश की बात करें अगर एक्स स्क्वायर, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, डी डैश का स्क्वायर भी 0 होगी। तो यहाँ सिंपली डी और डी स्क्वायर की टर्म है, तो एक बार ही एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी के टर्म आएगा डी स्क्वायर। लेकिन दोबारा एक्सपेंड करेंगे तो क्या टर्म आएगा, डी स्क्वायर का, क्योंकि डी का कॉफिशिएंट मिलेगा, डी स्क्वायर मिलेगा, डी स्क्वायर का कॉफिशिएंट मिलेगा, क्या होगा, डी की पावर 4 मिल जाएगा, और फिर डी इंटू डी स्क्वायर मिलेगा। दैट मीन्स 3 टर्म्स तक हमको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डी का स्क्वायर होगा, डी का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अभी भी अवेलेबल है 2। डी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो डी 4 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, और डी इंटू डी स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी क्यूब हो जाएगा, वो भी क्या है, 0। तो इसको 3 टर्म्स तक हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो जैसे ही एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आपके पास है 3id प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और एक टर्म और लेंगे, वो क्या, किसका कॉफिशिएंट लेंगे, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/16 हो जाएगा, और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो ओवरऑल माइनस 9/16 डी स्क्वायर। अब इसको सिंपली हम ऑपरेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर के साथ ऑपरेशन 1 के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3i/4 डी ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, 2x डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर अब निकाल चुके हैं 2, और क्या हो जाएगा, फिर से डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ओवरऑल सब वैल्यू रखने के बाद फाइनल हमारे पास वैल्यू क्या आई, सो नाउ हमारे पास ऑपरेशन खत्म हो गया, हम सारे ऑपरेशन कर चुके, लेकिन एक चीज अभी भी रिमेनिंग है। अब जो टर्म लेना है, इस पूरे टर्म का इमेजनरी पार्ट लेना है। तो ई की पावर आई एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से आई मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो फंक्शन है यहाँ भी क्या है, आई अवेलेबल है। तो दैट मीन्स हम जो प्रोडक्ट करेंगे उस किसका प्रोडक्ट करेंगे, कॉस एक्स प्लस आई वाई, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस आई साइन एक्स प्लस वाई का, इस पूरे पर्टिकुलर फंक्शन के साथ। और इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे, केवल इमेजनरी पार्ट को लेंगे।
तो जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहाँ कहाँ से आएगा ये आप देख लीजिए। इसका प्रोडक्ट जब इसके साथ करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट होगा, तो अब आपके पास यहाँ है 3x/8, 4 × 2 है 8 cos x + y। और i का मीन्स इमेजिनरी पार्ट का इसके रियल के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो ओवरऑल sin x + y का किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, x² - 13/8। तो ओवरऑल जो इमेजिनरी पार्ट है इन दोनों के प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा, 1/4 sin x + y × x² - 13/8 - 3x/8 cos of x + y। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जब कॉम्बिनेशन e⁻x का नहीं होता है तो हम कॉम्बिनेशन e⁻x में क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं किस हिसाब से, आयलर्स फॉर्मूला के हिसाब से। तो और जो भी जनरेट करते हैं, अगर हमारे पास जो जनरेशन है, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में साइन था, अगर यही कॉस होता तो हम क्या कहते हैं, जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसका हम रियल पार्ट लेते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहती और राइट हैंड साइड में क्या चेंज कर देते हैं। आई होप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते थे। नाउ अब फंक्शन क्या है, कॉस का है। तो जहां साइन है, साइन में हुआ क्या था, तो ये देखिए साइन में हुआ था हम इसका इमेजिनरी पार्ट लिए थे। अब सिंस कॉस चाहिए था, आपका कॉस चाहिए, तो ये इमेजिनरी पार्ट की जगह आप क्या लेंगे, रियल पार्ट लेंगे। दैट मीन्स सॉल्यूशन का अप्रोच होता है यही रहता, लास्ट में आप क्या लेते हैं, सिंपली रियल पार्ट लेते हैं। तो आई होप जो जितना स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते और फाइनली आप अचीव कर सकते थे, चाहे वो साइन फंक्शन हो चाहे वो कॉस फंक्शन हो या जो है x² के साथ क्लब हो। दैट मीन्स आपने ये देख लिया ओवरऑल कि x² के साथ प्रोडक्ट होगा तो किस तरह से डील करेंगे, एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट होगा तो किस तरह से डील करेंगे। कॉम्बिनेशन जो है आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन जनरल हम कॉम्बिनेशन किसका जानते हैं, जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो किसका जानते हैं, एक्सपोनेंशियल का किसी भी फंक्शन के साथ। तो हमने साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल से हम ब्रेक कर सकते हैं और इसका इमेजिनरी पार्ट ले सकते हैं। यहां पे हम लोग क्या किया, एक एक पार्ट करके जो है रिप्लेस किया। तो पहले e⁻iy को रिप्लेस कर दिया, तो e⁻iy को जैसे ही किया तो d की जगह तो d एज इट इज रहेंगे, d' की जगह क्या पुट कर देंगे, y का कोफिशिएंट दैट मीन्स i, जो सिंपल तरीका होता है। यहाँ पे हमने जैसे पुट किया तो ओवरऑल हमारे पास फाइनली फिर e⁻ix के साथ ऑपरेट करना था, तो इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से d को रिप्लेस कर दिया d+i से, और d' तो कोफिशिएंट है नहीं तो d' को आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि कोफिशिएंट ही नहीं है, तो d को d+i से रिप्लेस कर दें। फाइनली आपके पास जो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्यों लगाना पड़ा, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों लगा, क्योंकि ओवरऑल हम किस पे ऑपरेट कराना चाहते, फाइनली x² में ऑपरेट करना चाहिए। सो आई होप आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में ईच एंड एवरी स्टेप्स जितनी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर हो गया होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इस हिसाब से निकालते हैं कि राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, हो सकता हो कॉम्बिनेशन हो सकता हो सिंपल साइन फंक्शन हो सकता हो क्या हो, एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन हो। सो स्टूडेंट आई होप जो जितने भी लर्निंग आउटकम्स थे हमारे पीएसएम के वो हमारे क्या हो गए, अचीव हो गए होंगे। क्योंकि हमारे पास पहला अगर क्वेश्चन देखें क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना ही नहीं, मजा नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट आई होप अगर कोई भी नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम आता है उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर नॉन होमोजीनियस क्या हो सकता है, राइट हैंड साइड में 0 हो, या हो सकता हो जो फंक्शन को किस तरह से डील करेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो राइट हैंड साइड में, या फंक्शन जो है क्या हो साइन फंक्शन हो, या हो सकता हो फंक्शन क्या हो x⁻m और y⁻n टाइप का फंक्शन हो। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा अगर फंक्शन जो है कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हो, तो अगर एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन क्या हो किसके साथ हो, x⁻m y⁻n के साथ हो, या एक्सपोनेंशियल कॉम्बिनेशन क्या हो साइन ऑफ ax + by। तो डिफरेंट एक्सपेक्ट से हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सो आई होप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रिलेटेड विथ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं।